रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? देखो, रिफ्लेक्शन में हमने ये स्टडी किया था कि जब भी लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो टकरा के वापस से उसी मीडियम में चली जाती है। लेकिन ये जो फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें आप क्या देखोगे कि लाइट एक मीडियम से आएगी और किसी दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, और जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उससे रिलेटेड तीन चीज़ें चेंज होती हैं और तीन चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब आपको पहले तो ये समझना है कि कौन कौन सी चीज़ें तो चेंज होंगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, और कौन कौन सी चीज़ें उसमें कांस्टेंट रहेंगी। ये दो चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे। पहले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो कि ये कोई इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है वो प्लेन जिसके जो दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करता हो। जैसे ये वाला जो प्लेन है इसके ऊपर अलग मीडियम है और नीचे अलग मीडियम होगा। मान लो नीचे आपने वाटर फिल किया हुआ है। क्या फिल किया हुआ है? वाटर फिल किया हुआ है। ऊपर है एयर और नीचे हो गया वाटर। दो अलग अलग मीडियम है, तो इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला ये जो प्लेन है इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इसका नाम है इंटरफेस। ठीक है। सपोज करो इस इंटरफेस के ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। मान लो इस पॉइंट के ऊपर एक लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। अब ये जो लाइट रे है, अगर मैं इस इंटरफेस के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जो भी एंगल बनाया है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब लाइट रे इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो आप देखोगे कि ये इनिशियल डायरेक्शन से थोड़ी सी बैंड हो रही है, और बैंड होने के बाद में अच्छा बैंड कौन सी डायरेक्शन में होगी ये डिपेंड करेगा कि मीडियम रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। जो एयर है उसके कंपैरिजन में वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। लाइट के लिए जो वाटर है वो एयर की कंपैरिजन में ज़्यादा डेंसर मीडियम होता है। और अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो ये हमेशा टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। किधर बैंड होती है? टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ ये बैंड होगी, मतलब इस तरीके से बैंड होके आगे चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड रे से जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी तो इससे रिलेटेड तीन चीज़ें चेंज होंगी। अब कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही है? एक तो आपको देख के पता चल रहा है, एक तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब ये चीज़ आपको स्पेशली याद रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होती। पहली चीज़ जो चेंज होगी वो है डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो कौन सी पहली चीज़ ऐसी कौन सी है जो चेंज हो रही होगी? तो पहली है डायरेक्शन। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी आप देखोगे कि हमेशा उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। पहली चीज चेंज होगी डायरेक्शन। दूसरी चीज जो चेंज हो रही होगी वो है स्पीड। क्या चेंज होगा? स्पीड चेंज होगी। मतलब ये देखो, जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंस मीडियम होता है ना, ऑप्टिकली डेंस मीडियम का मतलब है लाइट के लिए जो डेंसर मीडियम होगा, जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंस मीडियम होगा आप क्या देखोगे उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है। और तीसरी चीज जो चेंज होती है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या चेंज होगा? वेवलेंथ। ठीक है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, आप सब जानते हो। और जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी वेवलेंथ हमेशा चेंज होती है। अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो इसकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों कम होंगे। दोनों एक साथ कम होते हैं, स्पीड भी कम होती है और वेवलेंथ भी कम होती है। अच्छा, कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं होंगी? तो देखो, पहली चीज जो चेंज नहीं होती वो है फ्रीक्वेंसी। कौन सी चीज चेंज नहीं होगी? फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी लाइट के सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। लाइट जब किसी भी सोर्स से एमिट होती है उसी टाइम पे उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो जाती है। और दूसरी चीज जो चेंज नहीं होगा वो है कलर। लाइट का कलर आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कभी भी उसका कलर चेंज नहीं होगा, कभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और तीसरी चीज जो चेंज नहीं होती वो है फेज। तीसरी चीज कौन सी है? फेज। फेज चेंज नहीं होता। जैसे मान लो कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो इस इंटरफेस के ऊपर आ रही है, तो इस तरीके से लाइट आई, इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई। अब यहाँ पे जाके इसको ऊपर की तरफ मूव करना है तो ये ऊपर की तरफ ही मूव करेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके उल्टा चल पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये सेम फेज के अंदर ही इस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर जाएगी। देखो, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ जाना था, ये लाइट वेव
इस तरीके से मूव करके मीडियम के अंदर जाएगी, तो इसको बोलते हैं कि ये सेम फेज में रही, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे ये टकराई और टकरा के ये पलट गई और उल्टा चल पड़ी है, ऐसा नहीं होगा। फेज चेंज नहीं होता, फेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो तीन चीजें कौन कौन सी यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगी, तो तीन चीजें जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होती, वो है फ्रीक्वेंसी, कलर और फेज। और तीन चीजें ऐसी कौन सी है जो चेंज होंगी, हमेशा तीन चीजें चेंज होंगी, डायरेक्शन, स्पीड और वेवलेंथ। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती है और कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, समझ में आया ये। अब हम बात करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं ना कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये किस हिसाब से हम रेयर मीडियम और किस हिसाब से हम डेंसर मीडियम डिसाइड कर रहे हैं, अब इसकी हम बात करेंगे। हम ये बात कर रहे थे कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है, ये हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये जो टर्म है ये हम यूज करेंगे जब किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी होगी। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सिंपली इसको लिख सकते हो म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी, ये इसका फॉर्मूला बन गया। आपको पता है कि किसी भी मीडियम के अंदर, कोई भी मीडियम हो, उसके अंदर लाइट की स्पीड वैक्यूम से तो कम ही रहेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस मीडियम होता है वो लाइट को उतना ही ज़्यादा रोकेगा और उसकी स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। तो अगर ये मीडियम ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस है ना, तो इसका मतलब ये लाइट की स्पीड को ज़्यादा कम करेगा। और अगर लाइट की स्पीड ज़्यादा कम होगी, वी की वैल्यू अगर कम होगी, तो ये जो रेशियो है यानी म्यू की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि वी कम होगा तो म्यू ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये है कि जिस मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी वो ज़्यादा डेंस मीडियम माना जाएगा। जैसे मैं अगर कंपेयर करूं, सपोज करो जैसे एयर और वाटर को कंपेयर कर रहे हो आप, तो एयर के लिए जो वैल्यू निकल के आएगी, अब एयर के अंदर लाइट की स्पीड वैक्यूम के बराबर ही होती है लगभग, तो सी अपॉन सी क्या आएगा, 1 आएगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1 हो गया। अगर वाटर के लिए कैलकुलेट करोगे तो सेम वैल्यू वाटर के लिए कितनी आएगी, या आती है 4/3 या फिर 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, वाटर का कितना होता है ये याद भी करना है हमको। वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 4/3 या 1.33। फिर तीसरा मीडियम कौन सा है, ग्लास। अब ग्लास के लिए आप चेक करोगे तो ग्लास के अंदर आप देखते हो कि वाटर और ग्लास में से ग्लास ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी ज़्यादा आता है, ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के बराबर। भी ग्लास की भी कई वैरायटी होती है, तो उसमें एक अगर एवरेज वैल्यू अपन निकालें तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1.5 के आसपास होगा। फिर इससे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस होता है डायमंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 2.4 के आसपास। और अगर कोई कलर्ड मीडियम आ गया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड से भी ज़्यादा होगा, चाहे वो लिक्विड हो या कोई भी मीडियम हो। नॉर्मली तो क्या होता है कि जो फिजिकली डेंस मीडियम होते हैं वो ऑप्टिकली भी डेंस होते हैं। आप देख रहे हो कि एयर और वाटर में से वाटर लिक्विड होता है जो फिजिकली ज़्यादा डेंस है एयर की कंपैरिजन में, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा है। फिर वाटर और ग्लास में से ग्लास क्या हो गया, सॉलिड मीडियम आ गया, और सॉलिड लिक्विड की कंपेरिजन में ज़्यादा डेंस होता है, फिजिकली ज़्यादा डेंस होता है, तो ये ऑप्टिकली भी ज़्यादा डेंस है। डायमंड ग्लास से भी ज़्यादा डेंस मीडियम होता है, ये ऑप्टिकली भी ज़्यादा डेंस है। लेकिन अगर कलर्ड मीडियम आ गया, जैसे पेट्रोल या केरोसिन की बात करेंगे, तो कलर्ड मीडियम के लिए आप क्या देखोगे, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो डायमंड से भी ज़्यादा आएगा, मतलब 2.4 से ज़्यादा आएगा, म्यू इज ग्रेटर देन 2.4। अब जैसे मैं बात करूं केरोसिन की या पेट्रोल की, तो आप क्या देखोगे कि वो तो लिक्विड है, भाई लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से तो कम ही होती है फिजिकल डेंसिटी, लेकिन वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंस होगा, लाइट के लिए वो ज़्यादा डेंस मीडियम होगा। तो अगर लाइट रे, आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर कि एक लाइट रे है वो डायमंड से होते हुए और पेट्रोल के अंदर या केरोसिन के अंदर एंटर कर रही है, तो वो किधर मुड़ेगी, क्योंकि जो केरोसिन या पेट्रोल है वो डायमंड की कंपैरिजन में ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस होता है, तो इसलिए वो हमेशा टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कलर्ड मीडियम जहाँ भी आएगा ना, जितना ज़्यादा कलर्ड मीडियम होगा उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस उसको माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको। अब जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ना, तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो होंगे। पहला रूल ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों क्या होते हैं, हमेशा एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात,
जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, ये भी याद रखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो इसके अंदर फॉलो होगा रिफ्लेक्शन के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं उसको? स्नेल्स लॉ। अब उसको समझो, वो भी अपने जगह जगह काम आएगा। जब भी हम लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो हर जगह आपको कैलकुलेशन स्नेल्स लॉ को यूज करके करनी है। स्नेल्स लॉ क्या चीज होती है भाई? स्नेल ने एक लॉ बताया कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो और उस मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल से जो भी एंगल बना रखा होगा उसका साइन फंक्शन ले लो, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे अगर मैं इस मीडियम की बात करूं, मान लो कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और ये जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग μ1 इंटू साइन आई, मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल से जो भी एंगल बनाया होगा उसका साइन फंक्शन ले लो, यानी साइन आई, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। μ1 साइन आई ये क्या होता है? कांस्टेंट। और इसी तरीके से सेकंड मीडियम के लिए लिखोगे तो क्या आएगा? μ2 साइन, और इस मीडियम में लाइट रे ने कौन सा एंगल बनाया नॉर्मल से? आर, तो μ2 साइन आर, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और ये आपस में बराबर भी होते हैं, यानी आप सिंपली क्या लिख सकते हो? μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर लिख सकते हो। क्या चीज समझ में आई? कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो और उस मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल से जो भी एंगल बनाया होगा उसका साइन फंक्शन लेंगे और उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर ऐसा लिख सकते हो इस वाले केस में, लेकिन इसको इस तरीके से रटना नहीं है, क्योंकि आपको जो मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया ना वो याद रखना है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है और उस मीडियम में लाइट रे ने जो भी एंगल बनाया उसका साइन फंक्शन लेना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये लाइट रे ये सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ जा रही होती, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं उस कंडीशन में। तो आप इक्वेशन क्या लिखते हैं फिर? ये आई होता है, ये आर होता है, तो इक्वेशन बनती μ1 साइन आर इक्वल्स टू μ2 साइन आई। तो अगर आपने वैसे रट रखा है इसको तो गलत हो जाएगा वो, इसलिए याद रखना है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में लाइट रे ने जो भी एंगल बनाया होगा उसका साइन फंक्शन, ये मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसको इक्वल करना है हमेशा दोनों साइड के लिए, ठीक है। कई बार हमको ये बोलेंगे कि दो अलग अलग मीडियम है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करो, तो जब भी कंपैरिजन होगा तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव। जैसे मैं अगर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे उसको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इसका नाम है। जैसे अगर मैं सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो उसको μ21 ऐसे लिखेंगे और इसका फॉर्मूला होगा μ2 अपॉन μ1। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, ऊपर लिखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा नीचे आएगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऊपर लिखना है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? म्यू, भाई इसमें फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? μ1 अपॉन μ2, ठीक है। तो ये μ12 और μ21 ये क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। μ21 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन μ12 भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। तो ये जब ऐसे रेशियो में लिखा जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या ये सिंबल आपको जब भी दिख जाए ना μ12 या μ21, है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम। और जो इंडिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, वो अलग अलग मीडियम के लिए बताया जाएगा। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? आपने बोला सर 1, तो वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33, तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में कितना है, तो आपको μ2 अपॉन μ1 वाला फॉर्मूला यूज करके उसको कैलकुलेट करके देखना है फिर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई क्या? क्लियर एकदम? चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक्स पे आते हैं। ये तो सब बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आपको एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया हुआ है और उससे लाइट का रिफ्लेक्शन स्टडी करना है ना। रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या चीज होती है? जैसे सपोज करो ये डस्टर ग्लास का बना हुआ है, तो सामने से अगर आप इसको देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा,
है ना। तो इसी को हम क्या बोल देंगे फिर, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अगर ये ग्लास का बना हुआ होता तो इसमें क्या होगा कि जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसमें आपको इस तरीके से दो इंटरफेस आपको दिखाई देंगे। दो इंटरफेस कौन कौन से होंगे, एक तो ऊपर वाली सरफेस पे देखो इधर तो एयर होगी, और अगर ये ग्लास का बना हुआ है, ये वाला जो स्लेब है अगर ये ग्लास का बना हुआ है तो इस इंटरफेस के ऊपर तो एयर है और नीचे क्या होगा, ग्लास होगा। फिर ये वाला जो इंटरफेस है, लोअर सरफेस है, उसको देखो, यहाँ पे ऊपर तो ग्लास है और इस इंटरफेस के इस प्लेन के नीचे क्या होगा, एयर होगी, वापस से एयर आ जाएगी। तो यहाँ पे दो इंटरफेस कौन कौन से हैं, एक तो ऊपर वाली जो सरफेस है वो एक इंटरफेस की तरह काम करेगी, और एक नीचे वाली सरफेस है वो भी एक इंटरफेस की तरह काम करेगी। अब आपको ये समझना है कि अगर इसके ऊपर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट की जाती है, अगर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऊपर हम एक लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं तो वो किस तरीके से बैंड होती है, इसमें से किस तरीके से बाहर निकलेगी, वो आपको स्टडी करना है। तो चलो एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, एल पॉइंट नाम रख दिए इसका, और इस एल पॉइंट के ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, सपोज करो ये वाली जो लाइट रे है ये इस एल पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अब ये जो लाइट रे ये सीधी जाने की बजाय, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, तो मीडियम चेंज हो गया तो ये सीधी जा नहीं सकती, अब सीधी जाने की बजाय ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। ये वाला जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और ये वाली जो लाइट रे है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, तो ये मान लो यहाँ पे जाके इंसिडेंट हो रही है, और ये वाला एंगल बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। फिर यहाँ पे वापस से देखो मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। क्या नाम रखा है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। और जब ये लाइट रे इस डेंसर मीडियम से, क्योंकि ये ग्लास और ये एयर है तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो किधर बैंड होना चाहिए इसको, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। आप क्या देखोगे कि इनिशियली जो डायरेक्शन थी लाइट रे की ये उसी के पैरेलल चली जाती है, फाइनली जब ये जाएगी ना तो इनिशियल जो डायरेक्शन थी एग्जैक्टली ये उसके पैरेलल जाती है फाइनली, और ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। पहली चीज़ तो ये प्रूव करेंगे कि यहाँ पे जो लाइट रे है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर दोनों इंटरफेस के बीच में कोई एंगल नहीं है, अगर दोनों इंटरफेस के बीच में एंगल कितना है, 0, भाई ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ऊपर वाला इंटरफेस और नीचे वाला जो इंटरफेस है ये पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर इन दोनों इंटरफेस के बीच में कोई एंगल नहीं होता तो आप क्या देखते हो कि जो लाइट रे है वो विदाउट डायरेक्शन चेंज किए सीधी पास हो जाएगी, मतलब उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में पहले जा रही थी। थोड़ा सा साइड में जरूर शिफ्ट हो गई लेकिन ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर पैरेलल जा रही है ना उसी के इनिशियल डायरेक्शन के, तो इसका मतलब लाइट रे की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो एक चीज़ तो ये प्रूव करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। दूसरी चीज़ जो हमको कैलकुलेट करनी है वो है, इसको हम लाइट रे को बोल देते हैं KL। ये KL लाइट रे है, फिर यहाँ से ये यहाँ पे आई तो ये पॉइंट आ गया M। तो ये जो M पॉइंट है अगर मैं इससे इनिशियल जो डायरेक्शन थी लाइट रे की उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो आप क्या देख रहे हो कि जो लाइट रे है वो इनिशियल डायरेक्शन से इतना साइड में शिफ्ट होके आगे जा रही है। इसका मतलब ये कुछ इसमें एक डिस्प्लेसमेंट टाइप का आ गया, जो इनिशियल डायरेक्शन थी वो ये थी, है ना, और ये साइड में शिफ्ट होके इधर जा रही है। अब तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, एक तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए आपको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की थिकनेस गिवन होगी, मान लो ये T थिकनेस का कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और आपको थिकनेस को देख के ये बताना है कि इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन होगा, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2। तो म्यू के टर्म्स में आपको एक फॉर्मूला टाइप बनाना है जिससे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर पाए, है ना। और दूसरी चीज आपको क्या बतानी है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। सबसे पहले आते हैं कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ये कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जितना एंगल यहाँ पे बना रखा है अगर उतना ही एंगल रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल से बनाया होगा, यानी I1 और R2 ये अगर इक्वल आ रहे हो तो इसका मतलब लाइट रे की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ये तभी इक्वल आएंगे, ये दोनों एंगल तभी इक्वल आएंगे कब, जब ये दोनों लाइट रे क्या होंगी, पैरेलल। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जितना एंगल बना रखा है अगर उतना ही एंगल रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल से बनाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि जो लाइट रे है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी ना यहाँ पे तो इसका मतलब I1 और R2 बराबर नहीं आएंगे।
क्योंकि इस एंगल को भी आपने नॉर्मल से मेजर किया है, इंसिडेंट रे के एंगल को, और रिफ्रैक्टेड रे के एंगल को भी आपने नॉर्मल से मेजर किया है, और ये दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल तभी बराबर आएंगे जब ये दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल होंगी। तो आपको क्या प्रूव करना है, I1 इक्वल्स टू R2, ये प्रूव करना है। थोड़ी ज्योमेट्री वगैरह यूज कर सकते हो इसमें, जैसे आप ये चीज़ तो देख ही पा रहे होंगे कि ये जो R1 एंगल है और ये जो I2 एंगल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। देखो ये जो R1 एंगल बन रहा है यहाँ पे और ये जो I2 एंगल बनेगा ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक Z बन रहा है यहाँ पे, और ये जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। तो ये R1 और ये I2, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो ज्योमेट्री से आप बोल ही सकते हो ना। तो हमने बोला कि यहाँ पे एंगल R1 और एंगल I2 क्या है, इक्वल है। ठीक है, समझ में आई क्या बात? आपको क्या प्रूव करना है, I1 इक्वल्स टू R2। एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट L है यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा के देखते हैं। यहाँ पे ये मीडियम है म्यू 1, ये वाला मीडियम है म्यू 2। स्नेल्स लॉ लगाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, म्यू 1 साइन I1 इक्वल टू म्यू 2 साइन R1, म्यू 2 साइन R1। ठीक है, तो इससे म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या आएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 आएगा साइन I1 अपॉन साइन R1। ये एक इक्वेशन अपने पास आ गई। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये जो M पॉइंट है यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ, तो यहाँ पे ये म्यू 2 मीडियम है, म्यू 2 इंटू साइन I2, क्या लिखोगे, म्यू 2 इंटू साइन I2 इक्वल टू क्या लिखना है, ये वाला मीडियम है म्यू 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 माना है अपन ने, तो म्यू 1 इंटू साइन R2, म्यू 1 इंटू साइन R2 लिखेंगे। तो यहाँ से म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या लिख सकते हो, अगेन म्यू 2 अपॉन म्यू 1 साइन R2 अपॉन साइन I2 आएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और दोनों इक्वेशंस में आप क्या देख रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी बराबर लिख दो, साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन I2 लिखेंगे। समझ में आया? और हमने ये पहले लिखा हुआ है कि R1 और I2 तो बराबर हैं, ये वाले एंगल्स तो बराबर हैं यहाँ पे। तो I1 और R1 और I2, R1 और I2, अगर ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे तो ये वाली दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल, क्या आएगा, साइन I1 इक्वल्स टू साइन R2। ये दोनों साइड में तभी बराबर होंगे जब I1 और I2 क्या हो, I1 और R2 क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि I1 और R2 इक्वल है, ये दोनों एंगल बराबर हैं। इसको यूज करके हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, फिर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 दोनों जगह पे कैलकुलेट किया, उसको बराबर पुट किया, बराबर पुट करके R1 इक्वल्स टू I2 है, इसलिए ये वाली टर्म्स कैंसिल कर दी, और फाइनली क्या है अपने पास में, साइन I1 इक्वल्स टू साइन R2 आएगा। और इससे क्या प्रूव हो गया कि I1 और R2 बराबर हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव होती है कि लाइट रे की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही, लाइट रे की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जब भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट रे पास होगी तो उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो फिर इन दोनों इंटरफेस के बीच में कोई एंगल रखना पड़ेगा, ऐसे टेढ़े रहेंगे, और जब ये टेढ़े होंगे ना एक दूसरे से तो वो जो डिवाइस बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रिज्म, जो बाद में हम स्टडी करेंगे। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इसके लिए आपको याद रखना है क्योंकि इसमें दोनों इंटरफेस पैरेलल हैं, इसलिए सिर्फ ये एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर सकता है, लाइट रे की डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। क्लियर है कि इतना? दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ जो आपको कैलकुलेट करनी है वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो लाइट रे की जो इनिशियल डायरेक्शन है और जो फाइनल डायरेक्शन उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या बोला जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो कैलकुलेट करने के लिए हम इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं। इस वाले ट्राइंगल में सपोज करो ये वाला एंगल है डेल्टा, मुझे ये वाले डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके हाइपोटेनियस और एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, इनमें क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा। तो साइन डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर, इसको एम एन बोल देते हैं, तो एम एन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा, एल एम। ठीक है, तो एम एन इक्वल्स टू क्या आएगा, एम एन कैलकुलेट करना अपना टारगेट है, एल एम साइन डेल्टा के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है ये तो कितनी है, एल एम है, लेकिन ये पता नहीं है कितनी, हमको ये पता है टी, मतलब इसकी ये जो ग्लास स्लैब है इसकी थिकनेस पता है। तो अगर इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखें इधर वाले में, तो ये वाली साइड तो आपको पता है और ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी आप इस फॉर्मूले में पुट कर पाओगे। तो आपको इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को
कंसिडर करना है। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, एंगल कितना है इनके बीच में, R1। क्या रिलेशन होगा दोनों के बीच में, cos R1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, बेस यानी T, हाइपोटेनियस कितना है LM। तो बताओ ये जो LM है ये किसके इक्वल आएगा, T अपॉन कॉस R1 के बराबर आएगा ये, ठीक है। और ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम Mn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Mn इक्वल्स टू क्या आएगा, T अपॉन कॉस R1 साइन डेल्टा बन जाएगा। अच्छा एक चीज और देख सकते हो यहाँ पे, अगर I और R के टर्म्स में डेल्टा लिखना हो तो देखो ये वाली जो लाइट रे है ये ऐसे सीधी जा रही थी और ये है नॉर्मल, तो इधर जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल ये टोटल एंगल होना चाहिए। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही है ना, तो ये I1 है, ये कितना है R1 प्लस डेल्टा, तो दोनों मिला के I1 के बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे I1 R1 प्लस डेल्टा के बराबर है, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आएगा, I1 माइनस R1, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये फाइनल आंसर आ गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट Mn इक्वल्स टू T अपॉन कॉस R1 इंटू साइन I1 माइनस R1। ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अगर आपको थिकनेस दे रखी हो कि ग्लास स्लैब की थिकनेस इतनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है और म्यू दे रखा हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप स्नेल्स लॉ को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, तो आर भी पता चल जाएगा। ये I1 और R1 पता हो तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर लो, इससे क्या आएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ये भी क्लियर एकदम। इसके बाद में क्या है देखो आगे, इसके बाद में है हाँ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। भी आपने देखा होगा कि जो बकेट होती है उसमें जैसे अपन पानी डालते हैं तो उसका जो बॉटम होता है वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या कोई भी पानी का टैंक हो उसमें भी जब पानी डाला जाता है तो उसका जो बॉटम है वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। स्विमिंग पूल ले लो, जैसे स्विमिंग पूल जितना गहरा होता है उससे कम गहरा हमको दिखाई देता है क्योंकि उसका जो बॉटम होता है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, बाहर जो ऑब्जर्वर देखता है उसको। तो ये फिनोमेना किसकी वजह से होती है, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से ही होती है, ठीक है। किस तरीके से होगी और कितना ऊपर आपको बॉटम उठा हुआ दिखाई देगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो सपोज करो आप किसी पानी के तालाब के किनारे पे खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो, ये कोई पानी का तालाब है, ठीक है। आप इसके किनारे पे खड़े हो, मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं और देख रहे हैं यहाँ पे पानी के अंदर, मान लो पानी के अंदर एक यहाँ पे कोई पॉइंट है O, ठीक है। इस पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अब बाहर जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा उसको ये पॉइंट O जिस जगह पे है उससे कम हाइट पे दिखाई देगा, मतलब कम डेप्थ पे दिखाई देगा, ऐसा बोल सकते हो। ये जो रियल डेप्थ है वो इतनी है, लेकिन अगर O पॉइंट इसको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा तो इसको जो डेप्थ नजर आएगी, मतलब बॉटम वो इसको अगर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा तो वो जो डेप्थ इसको नजर आ रही है वो एक्चुअल डेप्थ थोड़ी होगी, वो है अपेरेंट डेप्थ। उसको बोलेंगे कि ये अपेरेंट डेप्थ है, मतलब अपीयर हो रही है, इसको रियल डेप्थ नहीं है, ये रियल डेप्थ तो ये है। तो कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा इसको ऑब्जेक्ट, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो ये ऊपर तो है एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1, और नीचे क्या होगा यहाँ पे वाटर, ठीक है। पानी का तालाब है तो इसमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2। अब आपको बाहर से ऑब्जर्व करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो O पॉइंट से हम 2 लाइट रेज यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। पहली लाइट रे ये है, ये वाली जो लाइट रे है ये परपेंडिकुलर इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। कैसे इंसिडेंट हो रही है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। अब ये वैसे तो डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर कोई भी लाइट रे चाहे वो रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ आए या डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ जाए, अगर वो इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी, मतलब मुड़ेगी नहीं। ये लाइट रे क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है इसलिए ये विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाएगी। ये रिफ्लेक्शन का रूल याद रखना है हमको। अगर कोई भी लाइट रे इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, चाहे वो कोई भी साइड से आए, रेरर से डेंसर की तरफ आए या डेंसर से रेरर की तरफ जाए, ये विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, तो ए पॉइंट के ऊपर ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी और ये सीधी पास हो गई। एक लाइट रे और चाहिए ताकि इमेज बना पाए कि कहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये मैंने एक और लाइट रे ले ली और इसको किसी पॉइंट बी के ऊपर इंसिडेंट कर दिया। अब यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई।
अब ये जो लाइट रे है ये देखो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, किधर बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसकी डायरेक्शन तो ये थी, सीधा जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, तो इस तरीके से बैंड होके इधर चली जाएगी। तो ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आया समझ में? ये जो पॉइंट है ये आ गया बी, ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो पॉइंट है ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा। तो बाहर मान लो ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर खड़ा है और इसकी आंखों के ऊपर ये दोनों लाइट रेज आ रही है। अब ये दोनों लाइट रेज भी इसको कहाँ से आती हुई अपीयर होंगी, तो ब्रेन क्या करेगा, इन दोनों लाइट रेज को रिट्रेस करेगा, बैक ट्रेस करके देखेगा। तो पीछे बढ़ाने पे ये वाली लाइट रे तो यहीं पे जाएगी, लेकिन इस वाली लाइट रे को देखो, ये पीछे बढ़ाने पे इस पहले वाली लाइट रे को यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमको ओ पॉइंट की एक इमेज दिखाई देगी। मतलब एक्चुअल में जब आप किसी भी पानी के टैंक के या किसी स्विमिंग पूल के बॉटम को देखते हो तो बॉटम आपको एक्चुअल में दिखाई नहीं देता, उसकी इमेज दिखती है हमेशा, जो कि ऊपर बनती है। समझ में आया कि? तो चाहे जैसे पानी की कोई बकेट है उसमें आप देखोगे तो बॉटम ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो एक्चुअल में जो दिख रहा होता है वो एक्चुअल में क्या होती है, उसकी इमेज होती है। बॉटम की इमेज आपको ऊपर दिखाई देती है, इसलिए अब आपको ये लगेगा कि जो डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल है वो कितनी है, ए आई। इसको हम बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ। यहाँ पे ए आई क्या चीज़ है, ए आई को हम क्या बोलेंगे, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। और ए ओ को हम क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ। ये रियल डेप्थ है भाई, समझ में आ गया कि? ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब आपको इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है, कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखो ये वाला जो पॉइंट बी है यहाँ पे स्लेंस लो लगाओ, ये वाला मीडियम है μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और ये वाला मीडियम है μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये एंगल है आर, ये एंगल है आई। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताओ क्या लिखूं, μ1 साइन आर इक्वल टू μ2 साइन आई लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से μ2 अपॉन μ1 कैलकुलेट कर लो। μ2 अपॉन μ1 मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, क्या आएगा, साइन आर अपॉन साइन आई आ गया, ठीक है। अब ये जो साइन आई और साइन आर हैं इनकी वैल्यूज हम डायग्राम से पुट करेंगे ताकि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएं। तो साइन आर को आप क्या लिख सकते हो, तो पहले इस डायग्राम में आई और आर डिफाइन कर देते हैं। देखो ये वाला एंगल कितना है, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, आई। तो देखो एक जेड बन रहा है यहाँ पे, दिखा क्या, ये वाला जो जेड होगा इसके अंदर ये एंगल कितना होगा, आई के बराबर ही होगा, ये दोनों एंगल सेम होते हैं, ठीक है। तो ये जो ए बी और ओ ट्राइंगल है, ए बी ओ, इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल आई के सामने ये वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो साइन आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, साइन आई को लिख सकते हो ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी। और साइन आर की जगह क्या लिखोगे, तो देखो ये वाला एंगल कितना है, आर, इसके वर्टिकली अपोजिट ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, आर के बराबर होगा। ये आर है तो देखो एक जेड बन रहा है यहाँ पे, और ये एंगल कितना आएगा, इसी आर के बराबर आना चाहिए। देखो ये आर है, इसके वर्टिकली अपोजिट ये पूरा एंगल आर होगा, फिर एक जेड बना तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा। ये एंगल आर है, एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। क्या रिलेशन होगा दोनों में, साइन आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन आई बी, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। देखो ए बी ऊपर वाले टर्म में भी आ रहा है और नीचे वाले टर्म में भी आ रहा है, कैंसिल। तो μ2 अपॉन μ1, इसको सिंपली μ21 लिख देता हूं मैं। μ21 ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे μ21 ऐसे लिख दो या μ21 ऐसे लिख दो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे ये बन गया ओ बी अपॉन आई बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि अगर बाहर ऑब्जर्वर इन दोनों लाइट रेज को देख रहा है, भाई उसको ऑब्जेक्ट तभी तो दिखाई देगा जब ये दोनों लाइट रेज आई के अंदर इंटर करेंगी। तो जो ऑब्जर्वर है अगर इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है तो उसकी आंख के अंदर ये दोनों लाइट रेज इंटर कर रही होंगी, लेकिन आंख का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, भाई आंख का जो साइज है वो बहुत छोटा है। तो अगर इतने एंगल के ऊपर एक दूसरे से बड़े एंगल के ऊपर लाइट रे अगर आंख की तरफ आ रही है तो वो भाई आंख के अंदर इंटर ही नहीं कर पाएंगे, एक लाइट रे इधर चली जाएगी, एक इंटर करेगी, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बन पाएगी। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो इसका मतलब ये दोनों लाइट रेज एक स्मॉल एंगल के ऊपर आंख के अंदर इंटर कर रही होंगी, तभी तो इंटर कर पा रही हैं। और स्मॉल एंगल पे तभी इंटर कर सकती हैं जब ए और बी पॉइंट प्रैक्टिकली क्या हो, काफी क्लोज हो।
यहाँ पे डायग्राम में दिखाने के लिए, थोड़ा क्लियर बनाने के लिए थोड़ा दूर दूर दिखाया मैंने, लेकिन प्रैक्टिकली आप क्या देखोगे, ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी क्लोज होंगे। अगर ये क्लोज होंगे तभी तो ये दोनों लाइट रे आँख के अंदर इंटर कर पाएगी, ठीक है। तो अगर ये दोनों पॉइंट काफ़ी क्लोज हैं तो उस कंडीशन में आप ये जो ओ ए डिस्टेंस है या जो ओ बी डिस्टेंस है उनको बराबर लिख सकते हो ऑलमोस्ट। भाई ओ बी डिस्टेंस और ओ ए डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल लिखे जा सकती हैं अगर ये डिस्टेंस काफ़ी कम हो, ए और बी पॉइंट काफ़ी क्लोज हो तो ओ ए और ओ बी बराबर ही होंगे। और इसी तरीके से आई बी और आई ए ये वाले डिस्टेंसेस भी क्या होंगी, ऑलमोस्ट इक्वल होंगी। ये चीज़ समझ में आई क्या? तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये जो ओ बी डिस्टेंस है ये लगभग ओ ए के बराबर ही होती है और ये जो आई बी डिस्टेंस है ये लगभग आई ए के बराबर होगी। तो इस इक्वेशन में आपने जो ओ बी और आई बी लिखा है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। किससे रिप्लेस करना है? इसको ओ ए लिखना है, इसको आई ए लिखना है। बी पॉइंट को ए से रिप्लेस कर दिया। इसका रीज़न क्योंकि मुझे रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में रिलेशन फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले के अंदर रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ आ ही नहीं रही थी पहले, तो मैंने जब इसको अप्रोक्सीमेशन लेके कि ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है अप्रोक्सीमेटली, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है, तो जब ऐसे लिखा तो अब इसमें ओ ए भी आ गया और आई ए भी आ गया। ओ ए को हम क्या बोलते हैं? रियल डेप्थ। आई ए को हम क्या बोलते हैं? अपेरेंट डेप्थ। फॉर्मूला क्या बना? आई ए इक्वल्स टू ओ ए अपॉन म्यू टू वन, और इसको आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो अपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू क्या होगा? रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये वाला फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ऑब्जेक्ट नॉर्मली आपको कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये जो म्यू टू वन है ना, वाटर के लिए म्यू टू वन की वैल्यू कितनी होगी भाई? वाटर के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो म्यू टू वन क्या होता है? म्यू टू अपॉन म्यू वन। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, एयर का 1, तो म्यू टू वन कितना आएगा? 1.33 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 1.33 पुट करोगे आप, ठीक। 1.33 की जगह 4/3 भी ले सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सिंपल हो जाएगा उससे। ये आ गया अपने पास में 4/3, तो यहाँ पे आप 4/3 लिखोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। मतलब जो अपेरेंट डेप्थ होगी वो 3/4 होगी। किसका? रियल डेप्थ का। पानी के अंदर जो भी चीज़ दिखाई देती है, क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है 4/3 या 1.33, तो उस कंडीशन में आपको पानी के अंदर जो भी चीज़ें दिखाई देंगी वो हमेशा कितना ऊपर दिखाई देंगी? तो जितनी रियल डेप्थ होगी उसका 3/4 डेप्थ के ऊपर, है ना, 3/4 डेप्थ के ऊपर ही आपको वो दिखाई देंगे हमेशा। अगर आप किसी, जैसे मान लो एक बकेट है, एक तो उसमें पानी डालते हो तो आपको जो उसका बॉटम है वो रियल डेप्थ जो भी होगी ना बॉटम की, उससे वो 3/4 डेप्थ पे दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उस वाटर की जगह कोई ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम फिल कर देते, अगर उसकी जगह कोई ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मीडियम फिल कर देते उसमें, तो बॉटम आपको और भी ज़्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है उसमें। ये म्यू जितना ज़्यादा होगा ना, म्यू टू वन, उतना ही अपेरेंट डेप्थ कम आएगी, मतलब उतना ही, मतलब कम डेप्थ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, अपेरेंट डेप्थ उतनी छोटी होती जाएगी। आगे क्या बात समझ में? ये देखो इसमें ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है? डेंसर मीडियम में है। और ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में? रेयर मीडियम में। इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है। मान लो कि कोई ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो डेंसर मीडियम के अंदर हो, और जो ऑब्जेक्ट है जिसको देखा जा रहा है वो कौन से मीडियम में हो? रेयर मीडियम में। तो जस्ट इससे उल्टा होगा। उस कंडीशन में जो अपेरेंट हाइट होगी, अपेरेंट डेप्थ होगी, वो आपको रियल डेप्थ से ज़्यादा दिखाई देगी। एक एग्जाम्पल, जैसे जो एरोप्लेन होता है ना, हमको अर्थ से एरोप्लेन जितनी हाइट पे दिखता है वो एक्चुअल में उससे कम हाइट पे होता है हमेशा, क्योंकि एयर की, एटमॉस्फेयर की ये जो लेयर्स होती है ना, इसमें जो अर्थ के आसपास वाली लेयर्स होती है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ग्रेविटी की वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स पे ज़्यादा फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो एयर है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? अर्थ के आसपास होती है। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे अर्थ से, एयर की डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। लाइट मॉलिक्यूल्स या बहुत हल्के वाले मॉलिक्यूल्स वही ऊपर वाली लेयर्स के अंदर होते हैं। तो हमने क्या देखा कि अर्थ के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो एक डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे एयर डेंसर है। और ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर की डेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो हम ऑब्जर्वर हैं, सपोज करो हम एरोप्लेन को देख रहे हैं, तो एरोप्लेन क्या होगा? रेयर मीडियम में होगा कंपैरेटिवली। और हम ऑब्जर्वर हैं, हम कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में। तो हम जब उस एरोप्लेन को देखेंगे तो जितनी हाइट पे है एक्चुअल में उससे ज़्यादा हाइट पे हमको नज़र आता है। प्रैक्टिकली हमको पता नहीं चलता वैसे कि कितनी हाइट पे अंदाजे से, लेकिन हमको जितनी हाइट पे वो एक्चुअल में होता है उससे हमेशा थोड़ा सा ऊपर ही दिखाई देता है वो। जैसे इस केस में एक फिश है, वो पानी के अंदर है और वो आपको देख रही है, तो आपकी जो हाइट होगी ना उससे ज़्यादा आप उसको लंबे नजर आओगे।